पॉलिनोमियल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस सत्र में हम बीजीय सर्व समीकरण यानी अलजेब्राइक आइडेंटिटीज के बारे में अध्ययन करेंगे। हम पिछली कक्षाओं में इन बीजीय सर्व समीकरणों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इन्हीं 4 सर्व समीकरणों का उपयोग करके कुछ और सर्व समीकरण प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्व समीकरण एक द्विपद के वर्ग से संबंधित है। उसी का इस्तेमाल करके हम त्रिपद के वर्ग वाली सर्व समीकरण प्राप्त करेंगे। तो चलिए सर्व समीकरण 1 जो x धन y का वर्ग बराबर x का वर्ग धन 2xy धन y का वर्ग को एक त्रिपद x धन y धन z के वर्ग पर लागू करते हैं। यहाँ अगर हम x धन y को t मान लें तो इस त्रिपद सर्व समीकरण को एक बार पुनः द्विपद सर्व समीकरण के रूप में देखा जा सकता है। आप y धन z या x धन z को भी t मान सकते हैं। हमारा लक्ष्य केवल इसे त्रिपद से द्विपद करना है। अब हम सर्व समीकरण 1 का प्रयोग कर सकते हैं और अब t का मान रख दीजिए तो मिलेगा यह x धन y धन z का वर्ग बराबर x का वर्ग धन y का वर्ग धन z का वर्ग धन 2xy धन 2yz धन 2xz। हम इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि त्रिपद के वर्ग में 3 वर्ग और 3 गुणनखंड होते हैं और इसे सर्व समीकरण 5 कहते हैं। जैसा हमने द्विपद से त्रिपद वाले वर्ग की सर्व समीकरण का अध्ययन किया, वैसे ही अब हम द्विघाती से त्रिघाती सर्व समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए सर्व समीकरण 1 लागू करके x धन y घाते 3 का अभिकलन करते हैं। हम x धन y घाते 3 को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, x धन y गुणे x धन y का वर्ग, जो होगा x गुणे x का वर्ग धन 2xy धन y का वर्ग धन y गुणे x का वर्ग धन 2xy धन y का वर्ग। अब इसे सरल करने पर मिलेगा x घाते 3 धन 3x का वर्ग y धन 3x y का वर्ग धन y घाते 3। अथवा आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x धन y घाते 3 बराबर x घाते 3 धन y घाते 3 धन 3xy गुणे x धन y। और यह हुई सर्व समीकरण 6। अगली सर्व समीकरण इसी पर आधारित है। हमें x ऋण y घाते 3 का विस्तार रूप प्राप्त करना है। यह हम सर्व समीकरण 6 में y की जगह ऋण y रखकर निकाल सकते हैं। और चलिए इसे कहते हैं सर्व समीकरण 7। और अब बढ़ते हैं इस पाठ की आखिरी सर्व समीकरण की ओर। कोष्टक में x धन y धन z गुणे कोष्टक में x का वर्ग धन y का वर्ग धन z का वर्ग ऋण xy ऋण yz ऋण xz। यह देखने में थोड़ी अलग है। यदि इसका विस्तार रूप देखें तो इस चरण के बाद कुछ पद आपस में कटकर केवल x घाते 3 y घाते 3 z घाते 3 ऋण 3xyz ही बचता है और यह हमारी सर्व समीकरण 8 है। अगर आप ध्यान दें तो हमने दाहिने पक्ष को विस्तार करके बाएं पक्ष के बराबर किया है। आप इसे किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि बहुपद के अध्ययन में हम सर्व समीकरण का इस्तेमाल क्यों करते हैं? यह सर्व समीकरणें बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड तथा गुणनफल प्राप्त करने में मदद करती हैं और इसी प्रकार के कुछ उदाहरण हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के सत्र में हमने क्या सीखा? हमने बीजीय सर्व समीकरणों के बारे में अध्ययन किया और अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।